दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर आज की पहली हेडलाइंस पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के आई लव पाकिस्तान बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का तीखा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साहित्य को लेकर महत्वपूर्ण बयान, कहा साहित्य हमारी संस्कृति और धर्म का प्रकाश स्तंभ। एयर इंडिया विमान दुर्घटना, अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के आई लव पाकिस्तान बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का तीखा बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि राजद के सांसद मनोज झा ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दोहराए जा रहे आई लव पाकिस्तान वाले बयान को लेकर कहा कि ट्रंप का मानसिक और वैचारिक स्थिति पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। मनोज झा ने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मानसिक और वैचारिक स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अगर वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, तो वो किसी भी चीज के लिए प्यार जता सकते हैं जिसका ज्यादा महत्व नहीं है। ट्रंप ने यह बयान लगभग 15वीं या 16वीं बार दोहराया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कर इस बात का स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता पर जोर दिया कि भारत पाकिस्तान मुद्दा किसी बाहरी देश का मामला नहीं रहा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत बेहतर और सराहनीय पहल है। इस देश का इतिहास रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब भारतीय नागरिक युद्ध जैसे परिस्थिति में फंसे तो उनको इवैक्यूएट कराना एक मैच्योर्ड स्टेट, एक परिपक्व डेमोक्रेसी के रूप में हमने हमेशा किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो कमिटमेंट अपने नागरिक के प्रति है, चाहे कहीं हो, वो कमिटमेंट जारी है और वो जारी रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अब यही लगता है कि इस व्यक्ति जिनका नाम ट्रंप साहब है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी मानसिक वैचारिक परिस्थिति उनके वश में भी नहीं है। न जाने क्या सोच के बोलते हैं। हालांकि अगर वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो वो आई लव तो किसी चीज के लिए कह सकते हैं। इट डजंट कैरी मच मीनिंग। मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मिस्री साहब ने ब्रीफिंग की, कॉन्वर्सेशन की, लेकिन ठीक उसके बाद व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग अलग दिशा में जा रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 15वां 16वां बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में हर पहलू पे चर्चा हो और एक मैसेज जाए राष्ट्र की ओर से, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमने मध्यस्थता न अतीत में स्वीकारी, न वर्तमान और न भविष्य, लेकिन ये होगा कहां? ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे नहीं होगा। ये हमें संसद के माध्यम से एक साझा संदेश हर पहलू पे विमर्श करते हुए देना है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साहित्य को लेकर महत्वपूर्ण बयान, कहा साहित्य हमारी संस्कृति और धर्म का प्रकाश स्तंभ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब देश एक अंधकार में दौर से गुजर रहा था, तब भी साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति के दीप जलाए रखे। उन्होंने बताया कि सरकार बदलने पर कोई विरोध नहीं करता था, लेकिन जब भी किसी ने हमारे धर्म, संस्कृति और साहित्य को छूने की कोशिश की तो समाज ने उसका विरोध किया और उसे परास्त किया। अमित शाह ने कहा, साहित्य हमारे समाज की आत्मा है, यह हमारे अस्तित्व की पहचान है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। उनके इस बयान से साहित्य और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया गया है, जो सामाजिक एकता और राष्ट्र पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं साहित्यकार नहीं हूं, मगर मेरी साहित्य में रुचि जरूर है। जब 15-16 की आयु में ढेर सारी चीजों में से कोई किशोर अपना आगे का रास्ता तय करता है, तब कंफ्यूज न हो इसलिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो 15-16 की आयु में ही मैंने इतिहास का अध्ययन और साहित्य दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा रास्ता मैंने अलग चुना था, मेरे काम का रास्ता भी अलग था। परंतु साहित्य में मेरी रुचि शायद मेरी मां ने मुझे सुनाए हुए नरसिंह मेहता के भजनों से ही हुई होगी और वो आज तक बनी रही। और मैं मानता हूं कि साहित्य ने हमारे देश के इतिहास में, कम से कम हमारे देश के इतिहास में
दुनिया भर में भी हो सकता है, परंतु हमारे देश के इतिहास में देश के लिए साहित्य ने बहुत कुछ किया है। जब घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा देश का कालखंड था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति तीनों दियों को जलाकर रखा था। कोई इसको भांप नहीं पाया और शासन बदला, किसी ने विरोध नहीं किया, मगर जब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य को किसी ने भी छूने का प्रयास किया, इसके खिलाफ समाज स्वयं जागकर खड़ा हुआ और उसको परास्त करने का काम किया। तो हमारे समाज की साहित्य, ये हमारे समाज की एक प्रकार से आत्मा है। साहित्य को प्राचीन से आधुनिक तक ले आना बहुत बड़ी काम है। स्थानीय से वैश्विक बनाना भी बड़ा काम है और उसी के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र और समष्टि के साथ जोड़ना भी बड़ा काम है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मगर ये पुस्तक में ये प्रयास दिखाई पड़ता है और साच अर्थ में मैं इसलिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने दी जानकारी। कहा, एयर इंडिया के विमान दुर्घटना के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने बताया, अब तक 211 डीएनए नमूनों का प्लान किया जा चुका है, बाकी के नमूनों की जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा, प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, जैसे ही रिपोर्ट आती है परिवारों को तुरंत बुलाया जाएगा। हम एक भी मिनट बर्बाद नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं और परिवारों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। यहाँ पर प्रशासन की सक्रियता और परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए कहूँगा कि 211 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 211 फैमिली मेंबर्स को यहाँ से कॉल जा चुके हैं। उसमें से 189 लोगों को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है। बाकी जो बचे हैं उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरे स्वजन का मैच होने की प्रतीक्षा में है। जैसे ही दूसरे स्वजन का मैच हो जाएगा उनको दोनों का ही पार्थिव देह सौंपा जाएगा। बाकी के जो लोग हैं, जो 2 लोग ऐसे हैं जो करीबन कल लेना आएंगे अपने स्वजन की डेड बॉडी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो प्रोसेस में हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कुछ लोग पीएम रूम में वो प्रोसेस करा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो ले जाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे ही रिपोर्ट आते हैं तुरंत ही फैमिली को कॉल किया जाता है। एक भी मिनट हमारी तरफ से हम वेस्ट नहीं करते हैं। सारी जो मैं बताऊंगा कि फैमिली जब डिसीजन लेंगे कि हम लेने आ रहे हैं, तब हम उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और अब अगली खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की प्रार्थना सभा में दी श्रद्धांजलि। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रूपाणी के नेतृत्व और उनके द्वारा राज्य के विकास के किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि विजय रूपाणी का जाना गुजरात और भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान है। प्रार्थना सभा में कई अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। संस्कार સાથે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે વિચારોને આધીન પોતાનું જીવન રાષ્ટ્રની સેવામાં સમર્પિત કર્યું હોય। બહુ ઓછા લોકોને ખબર હોય કે રવિન્દ્ર કોલેજની અંદર સ્ટુડન્ટશીપની અંદર જનરલ સેક્રેટરી પદે એમની યુવાન વયે એ પોલિટિકલ સાયન્સ જ્યારે ભણતા હતા, જુવાની પેઢી અને રાષ્ટ્રના નારાયણ વિચાર સાથેના મહાત્માની અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ચળવળમાં પ્રચંડ ઈચ્છાશક્તિ સામે લગાડી અને રાષ્ટ્રના કાર્યને યુવાન વયથી જેમણે વાળી હતી, કટોકટી વખતે 76ની અંદર નિશાન કાયદા જેલમાં જતા સંસ્કાર
એ જ એમની જીવન પરિવર્તન આવી 24 વર્ષની ઉંમરે એ ભાજપમાં સક્રિય પદાર્પણ કરે 87 સાલમાં કોર્પોરેટર બની અને રાજકોટને ગતિશીલ બનાવ્યું. રાજકોટ હજી પણ યાદ કરે છે એ રાજકોટના મેયર પદે જ્યારે છેલ્લા ચૂંટણીમાં હતા ત્યારે એમના જીવનનો મંત્ર બન્યો કે વિવાદ અને સંવાદ, જેને એના જીવનના અંતિમ પળ સુધી જાળવી રાખ્યો. ગુજરાતના પ્રવાસનને જે ખુશ્બુ વર્તાવી એમાં વિજયભાઈની પાણી પરિવારના દુઃખમાં सांत्वना बना है. अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। काड़ी उपचुनाव में बीजेपी नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 60% से अधिक मतदान की संभावना जताई है। काड़ी उपचुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार काड़ी में 60% से अधिक मतदान होगा। उन्होंने कहा भाजपा इस सीट से लगातार जीत हासिल कर रही है। क्षेत्र में विकास को देखते हुए लोग निश्चित रूप से भाजपा को वोट देंगे। नितिन पटेल ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की और भाजपा के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मतदान किया क्या कहें? आज महसाणा जिला के कड़ी विधानसभा के बाई इलेक्शन का मतदान चल रहा है और अभी तक 25% जितना मतदान ओवरऑल पूरे विधानसभा विस्तार में हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान इधर होगा। कल रात कई जगह पर भारी बारिश हुई है, इसके कारण भी मतदान थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन दोपहर के बाद हर काम निपटा के सभी बहनें मतदान के लिए आएंगे और हर तरह होता है इस तरह इस दिन भी दोपहर के बाद अच्छा वोटिंग होगा और ओवरऑल 60% से ज्यादा वोटिंग होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर जीत के लिए क्या कहेंगे? देखो ये सीट बीजेपी की है और बीजेपी हमेशा ज्यादातर इस सीट पर विजय प्राप्त करती है। हमारी भारत सरकार की और गुजरात सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है, इसलिए और देश सेवा और विकास, देशभक्ति और विकास दोनों को देखते हुए मतदाता हमारे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। और अब अगली खबर। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य कांग्रेस प्रभारी के राजू ने दी शुभकामनाएं और जन्मदिन उपहार देने का ऐलान। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर राज्य कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा, हम यहाँ राहुल जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, साथ ही हमने उन्हें खास जन्मदिन उपहार देने का भी निर्णय लिया है। के राजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए ये उपहार एक प्रतीक होगा। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, जिन्होंने उत्साहपूर्वक जन्मदिन पर समारोह में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम इधर शामिल हुआ। हम एक निर्णय लिया, राहुल जी का बर्थडे को राहुल जी को एक बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। ये गिफ्ट ये है, एक केक नहीं है, जो केक हम कट किया वो नहीं है। राहुल जी एक केक कटिंग नहीं मानते, मगर पूरा अरे कांग्रेस वर्कर झारखंड में सामाजिक न्याय का मुद्दे लेके काम करेंगे। जो सोच राहुल जी का है, जो लक्ष्य राहुल जी फुलफिल करना चाहते, वो लक्ष्य तरफ हम सभी मिलके काम करने के लिए हम डिसीजन लिया। सामाजिक न्याय में राहुल जी के साथ, न्याय योद्धा राहुल जी के साथ काम करने में हम सभी निर्णय लिया। यही है राहुल जी बर्थडे का बहुत अच्छा गिफ्ट है। हम सभी ये इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि पूरा देश में राहुल जी का कमिटमेंट फॉर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर अनपैरेलल्ड। इसलिए राहुल जी का बर्थडे दिन में हम वही वैल्यूज पर हम सभी काम करने के लिए हम डिसीजन लिया।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। योग को लेकर सपा नेता एसटी हसन के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला। कहा, सपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन के योग को लेकर विवादित बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाना चाहिए। वे हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अब योग में भी हिंदू मुस्लिम विभाजन खोज रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि 170 से अधिक देशों सहित कई मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का समर्थन किया था। ये कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बना। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। जिस प्रकार से तुष्टीकरण में उतरते उतरते और वोट बैंक को सबसे आगे रखते रखते अब उसे योग में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव भारत ने रखा यूनाइटेड नेशंस में, उसमें 170 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया, जिसमें कि कई सारे मुस्लिम देश भी थे। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम इश्यू नहीं बनाया। पर अब जब लोगों की वेलनेस के लिए, खास करके जो सरकारी दफ्तर में डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है कि वो 10-15 मिनट अपने इस डेस्क वाली जॉब से अलग होकर उठकर फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि उनकी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे। तो उसमें भी एसटी हसन साहब हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ये वही एसटी हसन है जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है उसका विरोध करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ना है, और छोड़ना प्रारंभ भी किया था और उस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी और कहा था कि आज इन आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल इनको क्या पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड दोगे। ये है सांप्रदायिक पार्टी की सांप्रदायिक सोच। वोट बैंक नीति, योग नीति के ऊपर भी, योग में भी इनको किस प्रकार से सांप्रदायिकता का और वोट बैंक का प्रयोग करना है उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यालय एवं विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व और उनके संघर्ष को याद करते हुए उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। यह आयोजन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकता और उत्साह का प्रतीक रहा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रशंसा की, बिहार में बदलाव पर किया जोर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने वाला बताया। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के लोगों के हित में हमेशा खड़ी रही है और नागरिकों के समर्थन के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे पर बोलते हुए अरुण सिंह ने कहा, बिहार के लोग लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व और उनके कार्यों से भली भांति परिचित है, जहां भ्रष्टाचार, अपराध और जंगल राज जैसे हालात बने हुए थे। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, जिसमें नीतीश कुमार भी है, बिहार में विकास और बदलाव देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने
हमेशा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रही है और न केवल देश के अंदर रहने वाले, दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीयों को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, किसी तरह की तकलीफ होती है, किसी तरह की समस्या आती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़कर उन्हें मदद करती है। ये बार बार सरकार ने किया है, चाहे रूस यूक्रेन के समय, झगड़े के समय हो, चाहे कोरोना की महामारी के दौर में हो, हर समय भारत के सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के किसी भी देश में रह रहे अपने भारतीय लोगों के मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। अभी भी वही काम हो रहा है। बिहार में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री के जो दौरे चल रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे में जाएंगे, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, कहा है कि दामाद मीटिंग में आ रहे हैं। देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव के कारनामों को पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। कैसे जंगल राज उनके परिवार के समय हुआ है, कहाँ कहाँ मामले मुकदमे दर्ज हुए हैं, कैसे लूटपाट हुआ करती थी। तो ये लालू यादव के परिवार को बखूबी बिहार की जनता जानती है और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के कार्यकाल में निश्चित रूप से बिहार जंगल राज से बाहर आकर विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। बिहार के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो रही है, बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो बिहार की जनता आज एनडीए के साथ। और अब अगली खबर, भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी का बयान, नई शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है। भाषा से जुड़ी जारी विवादों पर भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये विवाद अक्सर राजनीतिक कारणों से उठाए जाते हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक व्यक्ति इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति राजनीति से ऊपर है। घनश्याम तिवारी ने बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए इस नीति को सभी के लिए हितकारी बताया। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मातृभाषा में पढ़ाई आवश्यक है। देखिए, नई शिक्षा नीति जो प्रारंभ की है उसमें पहला यह है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। और मातृभाषा का मतलब है कि तमिलनाडु में तमिल में, महाराष्ट्र में मराठी में, जहाँ जहाँ अलग अलग, गुजरात में गुजराती में, उनमें शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में उसमें त्रिभाषा फार्मूला भी है कि बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसा भारतीय जनता पार्टी की नीति और घोषणा है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यहाँ तक की कोशिश हो रहा है नई शिक्षा नीति में कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की और सारी टेक्निकल शिक्षाएं जो हैं वो भी अपनी अपनी मातृभाषा में दी जाए और उसके लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। तो ये जिस तरीके से विवाद होते हैं गैर हिंदी और हिंदी राज्यों के बीच, ये विवाद राजनीतिक कारणों से होते हैं और राजनीतिक लोग लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है वो राजनीति से ऊपर है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 11 वर्षों पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान सामने आया, जहां वो कह रही है कि देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को सकारात्मक और सफल बताया। उन्होंने कहा, 2014 से 2025 तक भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। ये यात्रा अत्यंत संतोषजनक रही। देश के लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं की प्रगति पर भी जोर देते हुए कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हम महिलाओं के लिए पोषण, सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के मिल्क रावली गांव में फायरिंग की घटना, रवि शर्मा की मौत, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मिल्क रावली गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया के दौरान थाने के पास ही मोंटी नामक आरोपी ने रवि शर्मा को गोली मार दी। घायल अवस्था में रवि को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रवि शर्मा गाँव के निवासी रविंद्र शर्मा का बेटा था। पुलिस ने इस मामले में मोंटी और अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 18/6/25 को
थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मुंटी और उसी गांव को मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नारोदा, निकोल, सरदार नगर और कुबेर नगर में भारी बारिश से जल भराव, लोगों में आक्रोश। शहर में हुई भारी बारिश के कारण नारोदा, निकोल, सरदार नगर और कुबेर नगर जैसे इलाकों में गंभीर जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर गंदा बरसाती पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, यहाँ की जनता बेहद परेशान है क्योंकि हर दिन गंदा पानी घरों और गलियों में भर रहा है। ये अब रोज की समस्या बन चुका है। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की कि जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि बारिश के दौरान ऐसी स्थिति से राहत मिल सके। यहाँ की बेहती पब्लिक बहुत हैरान हो रही है। गंदा पानी आ रहा है, ये बरसात का पानी, ये रोज की प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ कोई सुनता नहीं है। यहाँ के जो भी विधायक है या यहाँ के कोई कॉर्पोरेटर कोई ध्यान नहीं देते और सब अपने तोड़ पानी में पड़े रहते हैं ये सब। और पब्लिक भले तेल लेने जाए, जो तेल पब्लिक का होना वो हो सकता है, कोई पानी भी नहीं, गंदा बहुत आता है। रास्ता तो इतना खराब है कि आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। वहाँ विजिट करो तो आपको मालूम पड़े म्यूनसिपालिटी अधिकारियों को, AMC वाले को। और यहाँ कोई जात की दवा का छंटकाव नहीं है, कुछ है ही नहीं। यहाँ सब राम भरोसे चल रहा है, किसको पड़ी नहीं है यहाँ पर। और यह प्रजा बहुत गरीब है, तो क्या करे, उसका उपयोग तो कोई सुनता नहीं है। म्यूनसिपालिटी वाले जिसके पास जाओ वो सुनते नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। अरे यहाँ से चलने जैसा रास्ता नहीं है, यहाँ से चलने जैसा रास्ता नहीं है। हम कहाँ जाओ, हमारे अक्के घर इधर है। पानी बहुत भर जाता है, बहुत पानी भर जाता है। पानी भी देखो तो नहीं मानो, आजू बाजू वाले कोई सामने ध्यान नहीं देते। यहाँ कचरा पड़ा रहे तो कचरा नहीं उठावे, ये को रीत है हमारे घर के आगे। हम अधिकार फर्स्ट नंबर है, ये सब छारे है। और अब अगली खबर। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अवेकनिंग सोल्स समूह द्वारा जम्मू के किसी रोपवे पर योग सत्र का आयोजन। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अवेकनिंग सोल्स नामक समूह द्वारा जम्मू के केसी रोपवे स्थल पर एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने भाग लिया और प्राकृतिक वातावरण में योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। योग सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न आसनों और ध्यान तकनीकों का अभ्यास किया। आयोजकों ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नासिका से सांसों को भरते हुए धीरे धीरे नासिका से बाहर छोड़ देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस आ म का उच्चारण करते हुए मेरे साथ में बोलेंगे। मन ही मन, कोई नहीं बोलेगा, आवाज गूंजनी चाहिए।
और अब अगली खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में इंदौर आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि संजय वर्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्हें संजय वर्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गोविंद ने कहा, मैं यहाँ केवल वो सभी जगह दिखाने आया था जहाँ राज काम करता था, यहाँ से कुछ भी जब्त नहीं किया गया। मुझे संजय वर्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज ही मुझे पता चला है कि अब संजय का नाम भी इस मामले में आ रहा है। पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है और संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद पूछताछ का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मुझे ये संजय वर्मा कौन है, आप बताइए। मुझे आइडिया नहीं सर, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं। 234 बार सोनम की बात हुई है या जितनी बार भी बात हुई, इसमें कोई भी आइडिया नहीं भैया मेरे को। अच्छा, गोविंद अभी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे किस तरीके की बातचीत से क्या हुआ? नहीं, उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बाहर खड़ा था, सिर्फ मैं तो घर दिखाने लाया था। हाँ जी, आपके साथ नहीं। और फिलहाल दर्शकों बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।